भारत के वर्तमान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और हमारे एक्स जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे जनरल रावत, उन्होंने एक बार कहा था कि भारत को अपने ढाई दुश्मनों से हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। उसमें ढाई में जिन दो दुश्मनों की वो बात कर रहे थे वो तो चाइना और पाकिस्तान का फ्रंट है और उसके लिए हम सब लोगों को पता है। जो 0.5 दुश्मन हैं वो विद इन है और ये विद इन जो हैं ये एक्चुअली उन दो दुश्मनों का बहुत सारा काम करते हुए नज़र आते हैं। आप जब इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की बात कीजिए, जब प्रोपेगेंडा वॉरफेयर की बात कीजिए, जो 5th जनरेशन वॉर की बात कीजिए, और जिस तरह से लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी सन त्सू जो आर्ट ऑफ वॉर जो उनकी बुक है जिसको चाइनीज़ अपने मिलिट्री डॉक्ट्रिन में एक तरह से बाइबल की तरह मानते हैं और अभी भी उसको फॉलो करते हैं, तो उनकी जब बात कीजिए तो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर और प्रोपेगेंडा वॉरफेयर उनका बेस्ट है। और उन्होंने खुद भी ये कहा है कि लड़ाई अगर लड़नी है तो ऐसी लड़ो कि तुम्हें बिना एक गोली चलाए, बिना कुछ किए, बिना तुम्हें कोई लॉस हुए और तुम लड़ाई जीत लो। तो इसलिए वो 0.5 जो आधे फ्रंट की बात वो जनरल रावत इसीलिए कर रहे थे। इस आधे फ्रंट पे हमें लड़ना है क्योंकि जो दो फ्रंट है उसके ऊपर तो हमारी 13 लाख की फ़ौज आराम से लड़ सकती है और आराम से उसको डिफेंड भी कर सकती है। अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले द जयपुर डायलॉग्स करके एक यूट्यूब पे एक चैनल है जो श्री संजय दीक्षित जी जो राजस्थान कैडर के IAS हैं वो चलाते हैं उसको। उस जयपुर डायलॉग्स पे लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन का एक इंटरव्यू आया जो संजय दीक्षित जी के साथ है। आपको बता दूं जनरल सैयद अता हसनैन लेफ्टिनेंट जनरल वो 15th कोर जो इंडिया के आर्मी के 15th कॉर्प्स है जो कि श्रीनगर में बेस्ड है, जिसको चिनार कॉर्प्स भी कहते हैं, और ये पूरी कश्मीर वैली में जो काउंटर इंसर्जेंसी जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उसको यही चिनार कॉर्प्स देखती है। तो उसके वो जनरल ऑफिसर कमांडिंग थे, GOC थे। तो उनके साथ वो इंटरव्यू आया है और उस इंटरव्यू को आपको देखना चाहिए क्योंकि आपको अगर देखेंगे समझेंगे तो वो इंडियन मिलिट्री की डॉक्ट्रिन एक जो है जितनी सारी चीज़ें हैं उसके ऊपर काफ़ी डिटेल में उन्होंने बात किया है। इस आधे फ्रंट की जो मैं बात कर रहा था इसकी बात करनी क्यों आवश्यक है, तो मैं इसका एक उदाहरण आपको इतिहास से देना चाहूँगा। हमारे देश का इतिहास, जब इतिहास की बात आती है तो 5000 7000 साल पुराने इतिहास की, 10,000 साल पुराने, सदियों पुराने इतिहास की, लाखों साल पुराने इतिहास की बात आती है तो उसमें रामायण हमारे एक ऐतिहासिक ग्रंथ भी है और हमारा एक धार्मिक ग्रंथ भी है, साथ में महाभारत भी है जिससे गीता का ज्ञान हमें मिलता है। महाभारत में जब कौरवों और पांडवों के बीच में लड़ाई हुई थी तो उस लड़ाई में जब कर्ण कौरवों के सेनापति बने थे तो कर्ण के सारथी मामा शल्य बने थे और मामा शल्य थोड़े से टिल्टेड थे टुवर्ड्स पांडव, लेकिन वो बने उनके सारथी क्योंकि और सारे रीजंस की वजह से उनको कौरवों के साथ रहना पड़ा। लेकिन वो जो सारथी बने थे उन्होंने लगातार ये कहा, उन्होंने एक शर्त रखी यही कि मैं सारथी इनका तभी बनूंगा जब ये मैं जो भी बात करूंगा ये सुनेंगे और मुझे रोकेंगे नहीं। और उन्होंने वो जो उनके सारथी बने तो उसमें उन्होंने यही किया कि उन्होंने डिमोरलाइज एक तरह से किया कर्ण को, उनको बार बार यही बताया कि तुम क्या हो, तुम नहीं कर पाओगे, अर्जुन तुमसे ज़्यादा पावरफुल है, पांडव ज़्यादा वो हैं, और हर तरह की बात। और इसका जो कर्ण के सबकॉन्शियस माइंड पे जो असर पड़ा, थोड़ा सा उनके बिहेवियर पे असर पड़ा और उनकी लड़ाई पे असर पड़ा, और यही कहीं ना कहीं एक वजह थी जिससे वो थोड़े से मोरली बहुत कमज़ोर हुए। फिर उनका रथ का पहिया एक गड्ढे में फंसा और वहाँ पर फिर उनका वध किया अर्जुन ने, वो अलग बात है। लेकिन ये मामा शल्य की मैं कहानी इसलिए बोल रहा हूँ कि वो जो आधे फ्रंट की मैं बात कर रहा हूँ इसमें मामा शल्य हमारे देश के लिए भरे पड़े हैं। वो लोग यहाँ बैठ के और ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। आज मैं ये अभी बना रहा हूँ, मेरा आज कोई ऐसा प्लान नहीं था, लेकिन कुछ वीडियोस मैंने देखे, कुछ बातें मैंने सुनी और उसमें मुझे ये लगने लगा कि हम लोगों को भी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर और ये जो प्रोपेगेंडा वॉरफेयर है इसमें अपनी बात रखनी होगी, लोगों को बताना होगा, वरना हम डिमोरलाइज्ड हो जाएंगे।
तो अभी चूँकि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है जिसमें वो लोग बैठे हुए हैं जो 1962 में चीन का चेयरमैन हमारा चेयरमैन कहते हुए घूम रहे थे, अभी वो मेन स्ट्रीम जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं हमारे इस मतलब 2014 2019 से कहीं ना कहीं सहमे बैठे हैं, और वो जानते हैं कि इस तरह की बात करनी तो बिल्कुल उनको मतलब वो इजी नहीं रहेगा उनके लिए, और उनके लिए ऐसे भी मार्केट अभी बहुत बुरा है और उसमें और बुरा हो सकता है। लेकिन कुछ जो उनके प्रोपेगेंडा प्रॉक्सी जो उनके प्रॉक्सीज़ हैं जैसे लायर है, टिंट है, सिंट है, इस तरह के जो लोग हैं, और उसके अलावा कुछ और भी नामों से उनके प्रॉक्सीज़ बहुत सारे नामों से आ गए हैं। अब जैसे कश्मीर में जो आतंकवादी हैं वो सब के सब पाकिस्तान आर्मी के प्रॉक्सी हैं, अब नाम बहुत सारे रख लिया उन्होंने। तो इन प्रॉक्सीज़ के थ्रू वो घुमा फिरा के वही कह रहे हैं। प्रधानमंत्री की जिस जो सर्वदलीय बैठक थी उसमें भी यही कहा कि हम लोग अमेरिकन उसमें दिख रहे हैं, हमें नहीं दिखना चाहिए और दोनों पक्षों को शांति रखनी चाहिए। भाई तुम इंडिया की बात कर रहे हो तो तुम सीधा बोलो इंडिया को क्या करना है, इंडिया के बारे में आपका दोनों पक्षों को शांति रखनी चाहिए और हमें अमेरिकन उसमें नहीं दिखना चाहिए। हम क्यों ना दिखें अमेरिकन में? हमें पता है वही जो मैं लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन की बात कर रहा हूँ, उनके इंटरव्यू की आप देखें, उसमें उन्होंने क्लियरली कहा है कि हमारा डॉक्ट्रिन 97-98 से क्लियर कट हो गया चाइना के प्रति, जब जॉर्ज फर्नांडिस साहब डिफेंस मिनिस्टर थे और उन्होंने कहा था हमारा फर्स्ट दुश्मन चाइना है। और ये बात पहली बार तभी मानी गई इंडिया में, जो कि सही बात थी। तो हम क्यों ना करें, हम अपने डिफेंस के लिए हम देखेंगे कि हमें कौन सपोर्ट कर सकता है, हम किसके साथ दोस्ती में रहें। अगर हम चाइना के साथ दोस्ती में रहे तो वो तो चाहता ही है हमारी टेरिटरी हड़पना, उसने तिब्बत को पूरा जम कर लिया है, पूरी तरह हड़प गया है। नेपाल के ऊपर यही होना है। अभी तिब्बत के जो 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 गवर्नमेंट इन एक्साइल है, उसके जो प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने यही कहा कि जिस तरह वो कर रहे हैं यही हमारे साथ किया था उन्होंने, और हमसे सबक लेना चाहिए और इस तरह से नेपाल को नहीं करना चाहिए। खैर ये नेपाल की इंटरनल पॉलिसी है, वो नेपाल खुद जाने। लेकिन सवाल है कि हम किसके साथ रहेंगे, हम क्यों ना रहें अमेरिका के साथ, हम क्यों ना रहें जब वो हमें हर तरह के लॉजिस्टिक सपोर्ट, सब तरह के डिफेंस सपोर्ट, सब तरह के फिनंशियल सपोर्ट्स दे रहा है, ले रहा है, और एक इक्वल रिलेशन है हमारा अमेरिका के साथ। तो हम क्यों ना करें उसको, हम क्यों अमेरिका के साथ अपने। तो ये वही है कि अब घुमा फिरा के बोलना है कि चीन का चेयरमैन हमारा चेयरमैन है और चीन सही है। अभी तक ये नहीं कहा है कि चीन ने वो गलत किया गलवान वैली में, जो भी प्रॉक्सीज़ खड़े करके अपनी बात कह रहे हैं। अब धीरे धीरे गलवान की कहानी निकल के आ रही है कि ये जो कह रहे हैं कि बिना हथियार के गए थे और सारी चीज़ें, गलवान की कहानी यही थी कि जो हमारे कर्नल साहब थे, सीओ साहब, वो पहले गए ये देखने के लिए कि 6 जून को जो बात हुई थी वो अमल में लाया जा रहा है या नहीं। वहाँ पर उन्होंने टेंट देखा और टेंट देखने के बाद उसमें बहस हुई, झड़प वगैरह हुई, और फिर वहाँ पर वो झड़प बंद हो गई। फिर वो वापस आए, लेकिन उसमें कर्नल साहब की शहादत हो चुकी थी, वो काफ़ी घायल थे, और वो वापस आए। और कर्नल साहब जब व्हेन ही फेल डाउन, उसके बाद ये डिसाइड किया कि हम लोग को बदला लेना है। और उसके बाद जैसे इन्फॉर्मेशंस आ रही हैं कि 10-12 यूनिट्स बना के ये लोग, टीम बना के ये लोग गए और इन लोगों ने वहाँ पर कहर बरपा दिया, इंडियन आर्मी ने, हमारे लड़कों ने, बॉयज़ प्लेड वेल। लेकिन साथ में उन्होंने वो जो टेंट था जिसके बारे में बहस हुई उसको भी तोड़ ताड़ दिया, उसको भी जला दिया पूरी तरह। लेकिन ये जो प्रोपेगेंडा वॉरफेयर है, जो ये आधे दुश्मन हैं, ये लगे हुए हैं कि पहले बिना आर्म्स के गए, फिर ऐसे कर दिया, कैसे कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। हम इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि हम अभी रिटेलिएट कर रहे हैं, हम जवाब दे रहे हैं, हम चुपचाप सुन के बैठ नहीं जा रहे हैं। 9 किलोमीटर वो अंदर आके हमें बैनर नहीं दिखा रहे हैं, यू आर इन चाइनीज़ टेरिटरी। पैंगोंग लेक की जो बात हो रही है उसमें भी यही है कि जैसे गलवान वैली में जिस एरिया में ये सब हुआ, उस एरिया पर डिस्प्यूट है, तो इंडियन आर्मी और चाइनीज़ आर्मी दोनों वहाँ पर पेट्रोल करती हैं। किसी का वहाँ पर कोई बेस या टेंट या इस तरह की चौकियाँ नहीं हैं, तो दोनों पेट्रोल करती हैं, तो आमने सामने आ जाती हैं। बहुत बार झड़पें होती हैं, आप वीडियो देखते हो उसके, और साथ में वो लोग फिर बात करके वो सॉर्ट आउट कर लिया जाता है।
पैंगोंग लेक के इलाके में भी जो फिंगर 4 फिंगर 8 की आप बार बार बात सुन रहे होगे, वो दरअसल फिंगर 4 तक तो इंडियन फौज है। हम मानते हैं कि चाइनीज़ एरिया जो LAC है वो फिंगर 8 के पास है। चाइना कहता है कि नहीं, वो फिंगर 4 के पास है। तो ये जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, इसको डिस्प्यूटेड टेरिटरी माना जाता है, और चाइना फिंगर 8 के बाद है। ये फिंगर्स वही हैं जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर, और उनके जो स्लोप्स हैं उन्हीं को फिंगर्स के तौर पे गिनते हैं वो लोग। तो अभी चाइना 8th से बढ़ के 4th पे आ गया है, जहाँ इंडिया है पहले से। वहाँ से थोड़ा सा पीछे उसने टेंट वेंट लगाए हैं और उसी के ऊपर बात चल रही है। वो हमारे किसी टेरिटरी में नहीं आया है, जो डिस्प्यूटेड लैंड है उसी में वो अभी आया है, और बात यही हो रही है कि वो डिस्प्यूटेड लैंड से बाहर जाए। लेकिन आधे जो हमारे दुश्मन हैं वो इसको बना रहे हैं। गलवान में जैसा मैंने कहा 3 भाग में लड़ाई हुई। फर्स्ट में ये लोग गए और वो लोग बात करने गए थे कर्नल साहब, और इस तरह की घटना हुई। उसके बाद ये लोग एक बार गए और फिर दोबारा गए जब घातक प्लाटून आ गई थी, जो एक पंजाब रेजिमेंट की थी। वो जब इनके साथ इनके रीइंफोर्समेंट के तौर पे आए थे, इनके मतलब इन्फोर्स करने, सपोर्ट करने आए थे, तो उनके साथ 3 उसमें हुई। जयपुर डायलॉग का मैं इसीलिए कह रहा हूँ, लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन की वो आप सुने। वो एक्स लेफ्टिनेंट जनरल हैं, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल हैं, और 15th कोर जो श्रीनगर में बेस्ड है, चिनार कॉर्प्स भी जिसको कहते हैं, उसके वो चीफ रह चुके हैं। और उन्होंने भी ये कहा कि पाकिस्तान से हम बहुत अच्छे हैं, वी कैन वाइप देम ऑफ। लेकिन चाइना में ऐसा है कि हमसे बड़े पावर हैं वो, इकोनॉमिकली भी और मिलिटरीली भी हमारे बराबर हैं, तो हम लोग बहुत ज़्यादा उसमें नहीं कर सकते हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि हम उनसे अच्छे से अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि चाइना खुद भी लड़ेगा नहीं, और चाइना लड़ना नहीं चाहता। चाइना से अगर हमें लड़ना है तो हमें इकोनॉमिक फ्रंट पे लड़ना होगा, क्योंकि मान लीजिए श्रीलंका हो, या एग्ज़ाम्पल के तौर पे उन्होंने कहा मालदीव्स हो, उनके पास इतनी पॉपुलेशन नहीं है, इतना बड़ा मार्केट नहीं है जितना हमारे पास है। तो चाइना को अगर हम इफ़ेक्ट करते हैं इकोनॉमिकली, तो वो बहुत बड़ा इफ़ेक्ट होगा। अब हमारा कैश अकाउंट डेफिसिट जो चाइना के साथ है वो तकरीबन 65 to 70 बिलियन डॉलर का है। तो ये अगर इफ़ेक्ट उसको होता है, 60 to 75 बिलियन डॉलर अगर वो ज़्यादा बिजनेस करता है, अगर हम चाइनीज़ प्रोडक्ट्स लेना और उनसे अगर हम लड़ना शुरू कर दें उस फ्रंट पे, तो शायद चाइना लाइन पे आ जाएगा। उन्होंने भी ये कहा कि ये अभी इतनी जल्दी चाइना सॉल्व नहीं करेगा, क्योंकि उसके ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर कोरोना के CCP वायरस को लेके, वुहान वायरस को लेके बहुत ज़्यादा है। उन्होंने ये माना कि हमारी क्षमता भी अभी बहुत है, ऐसी बात नहीं है कि हम कमज़ोर हैं। सबसे बड़ी बात, उन्होंने साइकोलॉजिकल वॉर, 5th जनरेशन वॉर, उन्होंने ये प्रोपेगेंडा वॉर की बात की, और इसलिए उन्होंने कहा कि चाइना बहुत सारा इन्वेस्ट करता है दूसरे कंट्रीज़ में, और इस तरह भी उनको कंट्रोल करना चाहता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम इस चीज़ को भी समझें, इसके बारे में बात करें। उन्होंने कहा कि चाइना डेविएट करना चाहता है हम लोगों को रियल मुद्दों से, और जो US से, EU से जो उसके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है उससे डेविएट करना चाहता है। इसलिए कहीं ना कहीं वो इंडिया ही सबसे पास में है, तो चूँकि बॉर्डर लगता है, इसलिए अब जापान के साथ भी उसके इश्यूज़ हैं। लेकिन जापान ने अभी देखिए हाल ही में, कल या परसों, सेनकाकू जो आइलैंड्स हैं जिसके ऊपर उनकी बहस चलती थी, उसको अपना एक रिजोल्यूशन पास किया है अपनी पार्लियामेंट में, और उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं वो कि सेनकाकू हमारा है। इसके ऊपर भी चाइना कह रहा है, तो कहीं ना कहीं चाइना के ऊपर प्रेशर है। और ऐसा नहीं है कि हम हर जगह कमज़ोर हैं, क्योंकि लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन ने बहुत क्लियरली ये कहा कि चाइना की एक बहुत बड़ी कमज़ोरी है जो मलक्का स्ट्रेट में है, जो सी रूट पे है। क्योंकि चाइना का जो बड़ा जो कंसाइनमेंट जाता है ये ऑयल का, वो जाता है भारत के निकोबार और अंडमान जो 2 ये आइलैंड ग्रुप्स हैं, इन दोनों के बीच में एक ये 10 डिग्री चैनल है, उससे होके जाता है। और उन्होंने कहा कि वो एक बहुत कमज़ोर कड़ी है उसकी। और अगर आप मैरीटाइम की बात करें, अगर आप ये मतलब
इसकी नेवी की बात करें तो चाइना अभी भी हमसे बहुत पीछे है और कम से कम हमारे बराबर भी आने में उसको 2035 लग जाएगा। तो इसलिए उन्होंने कहा कि हमारे पास है लेकिन हम ये करते नहीं हैं क्योंकि हमारे ये संस्कार नहीं है, हमारे सिस्टम नहीं है। तो चाइना को ये समझना चाहिए और हमें इतना अपने आप को डिमोटिवेट और इतना अपने आप को कमज़ोर भी नहीं समझना चाहिए। चाइना की और अब उन्होंने कहा कि ये जो मैंने आपको जॉर्ज फर्नांडिस साहब वाली बात बताई, उन्होंने यही कहा कि ये सबसे पहले जॉर्ज फर्नांडिस साहब ने देखा था और इसको देखते हुए हम लोगों को चाइना की तरफ से अब हम चूँकि अपना इंफ्रा बहुत तेज़ी से डेवलप भी कर रहे हैं और हम भी इस बात को मान रहे हैं, तो हमें वहाँ पर अपने इंफ्रा को डेवलप करने की ज़रूरत है, हमें अपनी कैपेबिलिटीज़ को और डेवलप करने की ज़रूरत है और चाइना के तरफ भी हमें फोकस्ड स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। पाकिस्तान तो ठीक है, पाकिस्तान के साथ हमारे बहुत स्ट्रॉन्ग हमारा होल्ड है, लेकिन चाइना के साथ भी हमें फोकस्ड स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी ताकि हम उसको भी काउंटर कर सकें। उन्होंने ये 2 बार रिटेरिएट किया कि चाइना से हम आराम से डिफेंस कर सकते हैं, ऑफेंसिव में हम बहुत ज़्यादा नहीं जा सकते हैं, कहीं कहीं हम जा सकते हैं, लेकिन उन्होंने वो फिर बात बोली कि 1967 के वॉर में जब हम लोगों ने क्लियर कर दिया चाइना को कि हम नहीं छोड़ने वाले हैं ये नाथूला, तो वो लोग शांत हो गए। मैं एक इंटरव्यू देख रहा था कैप्टन अमरिंदर सिंह की। अमरिंदर सिंह साहब पंजाब के मुख्यमंत्री हैं लेकिन वो आर्मी के रिटायर्ड हैं और कैप्टन थे इंडियन आर्मी में। उन्होंने भी कहा कि हम लोगों को इतना भी वो नहीं करना चाहिए। 67 में हम लोगों ने उनको बता दिया क्या कर लिया उन लोगों ने, और उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह का बताया कि उन्होंने किस ब्रेवरी से और किस तरह उन्होंने डिसीजन मेकिंग किया था। लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह और एक दो और जनरल्स हैं और उनके बारे में मैं सेपरेट वीडियोस हमारे हर जनरल के बारे में बनाऊंगा। वो बेस्ड होगा हमारे एक्स जनरल वीके सिंह जो अभी राज्य मंत्री हैं सड़क परिवहन के, रोड ट्रांसपोर्ट के, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं। उन्होंने एक बुक लिखी थी और उसमें लीडरशिप इन इंडियन आर्मी, और उसमें 12 इंडियन सोल्जर्स की लाइफ के थ्रू उन्होंने लीडरशिप बताया है और उसमें जनरल सगत सिंह को मैं जान पाया और वो बहुत एक रेप्यूटेड, और उनके लिए एक वर्ड यूज़ करा है उन्होंने, एक फ्रेज़ की, वो फाइटर जनरल थे। तो मैं उसके बारे में बात करूंगा, लेकिन उन्होंने वही कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह ने खुद चार्ज लिया। उस टाइम पे तो चीफ भी ऑर्डर नहीं दे सकते थे आर्टिलरी फायर का, लेकिन उन्होंने चार्ज लिया, नाथुला में आर्टिलरी फायर करवाया और उसके बाद चाइनीज़ वहाँ से भाग गए। तो उन्होंने कहा, ये लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन ने भी कहा कि हम आराम से चीन को डिफेंस कर सकते हैं और कहीं कहीं ऑफेंसिव भी जा सकते हैं और चाइना इस तरह कुछ नहीं करेगा। वो साइकोलॉजिकल वॉर उन्होंने जो बात कही और जो अभी मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं इंडिया के जो टॉप डिफेंस और जो स्ट्रेटेजी है वो भी हम लोग देख सकते हैं उससे। उन्होंने कहा ये कम्प्लीटली साइकोलॉजिकल वॉर है, वो कुछ नहीं करने वाला, लेकिन वो दिखाएगा कि हम पावरफुल हैं, वो बुली करेगा, वो बुली करना चाह रहा है तो बुली करने के लिए उसको हम लोग भी बुली कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम मैरी टाइम पे नेवी में बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो एक तरह से क्लियर कट डिक्लेरेशन ऑफ वॉर होता है, हम एयरफोर्स को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने इसको कहा कि जो भी मिलिट्री को थोड़ा बहुत जानता है, उन्होंने कहा कि आप देखो डोकलाम में भी उन्होंने जिस तरह से अपनी पोजीशनिंग की, या अभी भी जिस तरह से अपनी पोजीशनिंग की है, वो स्ट्रैटेजिक पोजीशनिंग नहीं है। ऐसी नहीं है कि वो वॉर के लिए आए हैं, वो इस तरह पोजीशनिंग की है कि वो सिंपल है, लेकिन वो वही डराना और दिखाना चाहते हैं, वो साइकोलॉजिकल वॉर कर रहे हैं और उस चीज़ को हमें समझना होगा। और आप देखिए इंडिया ने भी अपनी बहुत सारी फोर्स झोंक दी है वहाँ। एयर चीफ मार्शल वहाँ गए हुए थे 2 दिन पहले, RKS भदौरिया साहब, अभी वहाँ पर हमारे मनोज नरवाने साहब जो जनरल साहब हैं, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, वो वहाँ पर हैं। तो इंडिया ने भी अपने मसल्स पूरे दिखाए हैं और इसमें होना कुछ नहीं है, लेकिन चाइना आराम से निकलेगा, धीरे धीरे निकलेगा। वो बुली है, वो बुली करता है, लोगों को चढ़ाता है अपने आप को दिखाने के लिए। तो उन्होंने कहा ये प्रोपेगेंडा वॉर है, ये इंटेलिजेंसिया बैठ के, मीडिया बैठ के इस तरह के उसमें वो बहुत इन्वेस्ट करता है, और जो सन त्सू हैं उनकी आइडियोलॉजी को वो मानता है कि बिना लड़ाई किए हम जीत जाएं। तो ये वही करने की चाहेगा
और वही करना चाह रहा है, साइकोलॉजिकल वॉर, प्रोपेगेंडा वॉर करना चाह रहा है, और हमें उससे लड़ना होगा। साथ ही साथ इकोनॉमिक फ्रंट पे लड़ना होगा। उन्होंने एग्जांपल दिया कि चाइनीज़ कंपनी जो है वीवो, उसने अपना एक नया फ़ोन लॉन्च उसको अभी वो कर दिया है, अभी ऑन होल्ड कर दिया है, क्योंकि इंडिया में अभी जो है चाइनीज़ के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा वो है, एक रिटेलिएशन है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि हम इस फ्रंट पे बहुत उसको चुनौती दे सकते हैं, हमारी आर्मी बहुत मजबूत है, अगर हम इस फ्रंट पे उसको हिट करें तो बहुत ज़्यादा हिट होगा। तो मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कि पहला तो वो जयपुर डायलॉग्स का वो इंटरव्यू आप ज़रूर देखें, और दूसरा जो अभी निकल के आ रहा है, अपनी आर्मी के साथ खड़े रहें, अपनी गवर्नमेंट के साथ खड़े रहें। चाइना एक बुली है, वो सबके साथ करता है और किसी के साथ कुछ कर नहीं पाता है। वो वियतनाम से हार चुका है, थाईलैंड के साथ उसका बहुत दिनों से चल रहा है साउथ चाइना सी में, ये म्यांमार के साथ बहुत दिनों से चल रहा है, जापान के साथ चल रहा है, तो साउथ कोरिया के साथ चल रहा है। तो इसलिए हम लोग चिल करें, अपने आर्मी का साथ दें, ज़्यादा टेंशन ना लें, लेकिन इकोनॉमिक फ्रंट पे ज़रूर हम उसे जवाब दें। धन्यवाद।